दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादियों ने अफगानिस्तान में बना ली सरकार। मुल्ला हसन अखुंद ने तालिबान सरकार की कमान अपने हाथों में ली है, जबकि मोस्ट वांटेड सिराजुद्दीन हक्कानी को गृह मंत्री बनाया गया है। अफगानिस्तान पर कब्जा करने के 3 हफ्ते बाद आखिरकार तालिबान ने अपनी नई सरकार का ऐलान कर ही दिया। काबुल में तालिबान प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने 33 मंत्रियों की लिस्ट जारी की है। मुल्ला हसन अखुंद को प्रधानमंत्री, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को उप प्रधानमंत्री, मुल्ला मोहम्मद याकूब को रक्षा मंत्री, सिराजुद्दीन हक्कानी को गृह मंत्री और मुल्ला अमीर खान मुत्तकी को विदेश मंत्री बनाया गया है। जिस सिराजुद्दीन हक्कानी को अफगानिस्तान का नया गृह मंत्री बनाया गया है, वो FBI और अमेरिका की मोस्ट वांटेड सूची में है। उस पर अमेरिका ने $50 लाख का इनाम भी रखा है। अफगानिस्तान छोड़ने से पहले अमेरिका ने नष्ट कर दिए करोड़ों डॉलर के सैनिक साजो सामान। अमेरिका के कब्जे में रहे सैनिक ठिकानों का जायजा लेने के बाद यह दावा खुद तालिबान ने किया। ऐसी कई गाड़ियां काबुल में जली हुई हालत में मिली है, जो कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA की देखरेख में चल रहे ऑपरेशनल सेंटर में इस्तेमाल की जाती थी। तालिबान का दावा है कि अमेरिका ने काबुल छोड़ने से पहले इन सब को किसी काम का नहीं छोड़ा। तालिबान का कहना है कि अमेरिका ने कई सैनिक साजो सामान, गाड़ियां और दस्तावेज खुद ही नष्ट कर दिए। काबुल एयरपोर्ट में भी अमेरिकी फौज ने जाने से पहले कई हेलीकॉप्टर और गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया, ताकि ये सामान तालिबान के हाथ न लग पाए। तालिबान ने अनुमान लगाया है कि ये सैनिक साजो सामान करोड़ों डॉलर का है। अफगानिस्तान में अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और अफगान NDS एक ही ठिकाने से ऑपरेट करते थे, मगर अब ये ठिकाना तालिबान के नियंत्रण में है। अफगानिस्तान में तालिबान के शासन को चुनौती दे रही हैं महिलाएं। काबुल में महिलाओं ने मार्च निकाला, आजादी और पाकिस्तान की मौत के नारे लगाए। जिन महिलाओं पर तालिबान सबसे ज्यादा अत्याचार करता है, वही महिलाएं तालिबान से सीधा सामना कर रही हैं। काबुल की ये तस्वीरें देखिए, कैसे बुर्के में ये महिलाएं आजादी के लिए लड़ रही हैं। नारे आजादी के लग रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा भी यहाँ दिख रहा है। दरअसल जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है, हर रोज यहाँ महिलाओं पर एक नई पाबंदी लगा दी जाती है और इसी के खिलाफ यहाँ महिलाओं में काफी गुस्सा है। अफगानिस्तान में अपने खिलाफ उठ रही आवाजों को रोकने के लिए तालिबान गोलियां भी चलवा रहे हैं। काबुल में विरोध प्रदर्शन के दौरान उमड़ी भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हवाई फायरिंग की कई तस्वीरें सामने आई। मंजर खौफ और दहशत का है। तस्वीरें तालिबान के कब्जे वाले काबुल से आई हैं। तालिबान ने आज काबुल में पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शनों के दौरान कुछ इस तरह फायरिंग की। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के दखल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को हटाने के लिए तालिबान के लड़ाकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। अफगानिस्तान में तालिबान का चेहरा खौफ का चेहरा माना जाता है। वहीं अमेरिकी सेनाओं की ताबड़तोड़ वापसी के बाद काबुल की सत्ता मिलने से तालिबान की ताकत और ज्यादा बढ़ी है। करनाल में किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने छोड़ी तेज पानी की बौछार। करनाल में मिनी सचिवालय तक किसान मार्च के दौरान हुआ भारी बवाल। जब किसानों को रोकने के लिए सड़क पर आड़े तिरछे खड़े करके लगाए गए ट्रक और बैरिकेड भी काम न आए, तो पुलिस ने पानी की तेज बौछार कर दी। वाटर कैनन से पानी की तेज बौछार करके पुलिस ने किसानों को तितर-बितर करने की कोशिश की। कुछ देर जरूर थोड़ी अफरा तफरी मची, लेकिन पुलिस का ये दाव भी काम न आया। सड़क पर लगाए गए उसके बैरिकेड भी टूट गए और किसान पानी से तरबतर होकर मिनी सचिवालय की तरफ आगे बढ़ने लगे। सारे लोग मिलकर फैसला लेंगे। पहली प्रायोरिटी ये है कि हम इस घेराव को सफल बनाएं। करनाल में 28 अगस्त को हुए पुलिस लाठीचार्ज के दौरान जिस किसान की मृत्यु हुई थी, उसके परिवार को मुआवजा देने और कथित तौर पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर किसानों ने करनाल में ये महापंचायत बुलाई थी, जिसके बाद मिनी सचिवालय तक मार्च भी निकाला। करनाल में किसानों की महापंचायत और महापंचायत में जो हजारों हजार किसान जुड़े हैं, वो देखिए किस तरीके से अब मार्च के लिए निकल चुके हैं। ये लोग, इनका ये कहना है कि ये घेराव करेंगे DC ऑफिस का, लघु सचिवालय का। फिलहाल
अब रोकने की कोशिश की गई है इनको। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर राकेश टिकैत भी हमको नजर आ रहा है। राकेश टिकैत भी ये जो मार्च की जा रही है उसका हिस्सा बने हुए हैं। तो राकेश टिकैत समेत जो तमाम जो किसान नेता हैं वो तो है ही, लेकिन और योगेंद्र यादव भी नजर आ रहे हैं। तो चलूनी हो, राज्यपाल हो, टिकैत हो, योगेंद्र यादव हो, तमाम किसान नेताओं की अगुवाई में ये इस वक्त यहाँ पर मार्च निकल रही है। और ये देखिए, ये जो सामने ये जो तस्वीर है ये दिखा रहा है कि एक तरफ पुलिस के जवान है तो दूसरी तरफ किसान है। तो किसान और जवान जो सामने हैं, और ये जो इस वक्त ये जो तस्वीरें हैं वो जो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से किसान और जवान एक दूसरे के आमने सामने हैं। किसानों को समझाने की कोशिश हो रही है, जो जवान हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं, वो जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिलहाल जिस तरीके से जो ये तस्वीरें हैं ये यही बता रही हैं कि देखिए कुछ किसान नेता हैं वो भी लोगों से हाथ जोड़ रहे हैं कि हमको यहाँ पर रुकना है। और ये जो है इनको समझाने की आपस में भी जो किसान जो नेता हैं कुछ समझा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी संख्या में जो जवान हैं उनको तैनात किया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता को हो गई जेल। ब्राह्मणों पर दिए गए एक विवादित बयान को लेकर सीएम के पिता को 14 दिन के लिए जेल भेजा गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल को रायपुर पुलिस उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार करके रायपुर वापस लाई। पुलिस ने रायपुर कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने उन्हें 14 दिन के न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। सीएम के पिता ने कहा कि वो जमानत याचिका नहीं देंगे और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे। सीएम बघेल के पिता नंद कुमार बघेल ने 30 अगस्त को लखनऊ में ब्राह्मणों पर एक बयान दिया था जिस पर विवाद हो गया था। उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई और आज उनको जेल हो गई। दरअसल अपने पिता के खिलाफ शिकायत के बाद सीएम बघेल ने ही FIR करने के निर्देश दिए थे। उसके बाद ही उनकी गिरफ्तारी हुई। लूट के आरोपी की पुलिस हिरासत में मौत के बाद मध्य प्रदेश के खरगोन में जमकर हुआ बवाल। गुस्साई भीड़ ने थाने पर किया हमला। पुलिस की पलटी हुई जीप, थाने की टूटी हुई कुर्सियां, जगह जगह बिखरे हुए पत्थर और दर्द से कराहते पुलिसकर्मी। खरगोन के बिस्टान पुलिस थाने की तस्वीर बता रही कि यहाँ क्या हुआ होगा। यहाँ उग्र भीड़ ने अचानक धावा बोला और देखते ही देखते भारी पथराव होने लगा। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस जीप को पलटा। पुलिस वाले यहाँ से किसी तरह जान बचाकर भागे। इस पथराव में 3 पुलिसकर्मियों को चोट आई है। पुलिस पर आरोप है कि उसकी पिटाई की वजह से हिरासत में लूट के एक आरोपी की मौत हो गई। 10 दिन पहले पुलिस ने लूट के आरोप में 12 लोगों को पकड़ा था, जिसमें 8 को जेल भेज दिया, मगर जो 4 लोग पुलिस रिमांड में थे उनमें से एक की सोमवार की रात मौत हो गई। तेलंगाना के वारंगल में भारी बारिश के बाद आए उफान से लोगों की जान आफत में पड़ गई है। पानी का बहाव इतना तेज कि गाड़ियों के साथ साथ लोग भी बहे। जहां सड़क थी वहां अब दरिया जैसा उफन रहा है और उसको पार करने की कोशिश कर रहे इस बाइक सवार के साथ क्या हुआ ये तस्वीरों में दिख रहा है। बाइक बहने लगी तो उसे बचाने के चक्कर में बाइक सवार व्यक्ति भी बह गया। वो तो गनीमत रही कि वो किसी तरह किनारे पर पहुंच गया। स्कूल से लौटती छठी कक्षा की 3 छात्राएं भी पानी के तेज बहाव में बहने लगी तो उन्हें बचाने स्थानीय लोग आगे आए। इन लड़कियों को रस्सी डालकर बाहर निकाला गया। तेलंगाना के वारंगल इलाके का आलम ये है कि जहां सड़कें थी वहां नाव चलाई जा रही है। पिछले कुछ दिनों से आई भारी बारिश के कारण तेलंगाना के कई जिलों में नदियां और नहरें उफान पर है। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से बारिश शुरू हो चुकी है और राजधानी दिल्ली के साथ साथ आसपास के जो इलाके हैं यानी कि NCR वहां पे भी बारिश इस वक्त हो रही है। क्योंकि राजधानी दिल्ली में बारिश होना न सिर्फ मौसम की वजह से बल्कि मौसम के साथ साथ जो लोग परेशानियां झेलते हैं उसकी वजह से भी काफी खास हो जाता है। पिछले कुछ दिनों जब राजधानी दिल्ली में तेज जोरदार बारिश हुई थी उस वक्त ज्यादातर सड़कों पर पानी भर गया था। राजधानी दिल्ली की मुख्य सड़कों पर पानी ऐसे था जैसे कि बाढ़ की स्थिति हो। चाहे हम लुटियन जोन की बात करें, चाहे ITO जैसी जगहों की बात करें, कई जगहों पे घुटने तक पानी लग गया था। साथ ही साथ एम्स जैसे जो इलाके हैं, जो वो जरूरी जगह है जहां पे हर रोज लोगों का आना जाना होता है, वहां पे भी काफी पानी लगा हुआ था। जिसके बाद से राजनीति भी शुरू हो गई कि हर बारिश से पहले तमाम बैठकें होती है, तमाम दावे होते हैं, लेकिन बारिश के वक्त स्थिति जस की तस रहती है। गाजा पट्टी पर इजरायली सेना ने की बम वर्षा। हमास ने आग लगाने वाले गुब्बारे फेंके तो इजरायली सेना ने एयर स्ट्राइक करके तबाही मचा डाली। इजरायली सेना के लड़ाकू विमानों ने इतने अंधाधुंध बम बरसाए कि पूरी गाजा पट्टी दहल उठी। इजराइल ने गाजा पट्टी पर हमास के ठिकानों पर आधी रात को हमला बोला।
इजराइल का दावा है कि उसने हमास की रॉकेट बनाने वाली वर्कशॉप और मिलिट्री कंपाउंड पर हमला बोला। इजराइल के लड़ाकू विमानों ने हमास के टारगेट सेट किए और फिर बम बरसा दिए। इजराइल का दावा है कि हमास के जिस मिलिट्री कंपाउंड को तबाह किया है, उसका इस्तेमाल आतंकी हमलों के लिए सुरंग बनाने के लिए किया जाता था। इजरायली सेना का कहना है कि हमास के कब्जे वाले गाजा पट्टी से आग लगाने वाले गुब्बारों से हमला किया गया, जिसके जवाब में ये एयर स्ट्राइक की गई। कश्मीरी पंडितों के लिए बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को जमीन वापस दिलाने के लिए लॉन्च किया गया पोर्टल। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज कश्मीरी पंडितों के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की है। ये वेबसाइट कश्मीरी पंडितों को उनकी जमीन वापस दिलाने में मदद करेगी। इस वेबसाइट के जरिए 90 की दहाई के हिंसा के दौर में घाटी छोड़ने वाले कश्मीरी पंडित फिर से अपनी जमीन पर दावा कर पाएंगे। इसके जरिए आवेदन सीधा जिला मजिस्ट्रेट के पास चला जाएगा और उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। 60,000 परिवार यहाँ से चले गए। अधिकृत रूप से हमारे पास जो आंकड़ा है रिलीफ कमिश्नर के पास, मोटे तौर पर 44,000 परिवारों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। माइग्रेंट परिवारों की अचल संपत्ति पर अवैध कब्जे, डिस्ट्रेस सेल, रिकॉर्ड में करेक्शन, अवैध कब्जे हटाने जैसे संबंधित शिकायतों को रिसीव करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाएगा। अलगाववादी हिंसा की वजह से कश्मीरी पंडितों को अपनी संपत्ति और घर छोड़कर भागना पड़ा था। उसी को वापस दिलाने के लिए सरकार ने ये पहल की है। यूपी में ब्राह्मण वोटरों को लुभाने के लिए मायावती ने शुरू किया अपनी पार्टी बीएसपी का मिशन। वे बोली, उनकी सरकार बनी तो फिर ब्राह्मणों को मिलेगा उनका अधिकार और सम्मान। बीएसपी प्रमुख मायावती मंच पर आती हैं और शंख की आवाज गूंजती है। इसके बाद मायावती बैठती हैं और हिंदू मंत्रोच्चार चालू हो जाते हैं। तस्वीरें हैं लखनऊ में बीएसपी के प्रबुद्ध सम्मेलन की। मायावती ने यहां वोट जुटाने के लिए ब्राह्मणों से कई वायदे किए। बीएसपी की रही सरकार ने ब्राह्मण समाज के लोगों की अपनी सुरक्षा, सम्मान व तरक्की आदि के मामले में हर स्तर पर अनेकों ऐतिहासिक कार्य किए हैं। साथ ही इन पर कोई भी जुर्म जाति आदि नहीं होने दी है। ब्राह्मणों के समर्थन से 2007 में मायावती की सरकार बनी थी। अब ठीक 14 साल बाद मायावती फिर से ब्राह्मणों को अपना बनाकर वही जादू दोहराने की कोशिश में है। यूपी चुनाव के लिए कुछ खास सीटों पर है असदुद्दीन ओवैसी की नजर है। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने आज यूपी के रुदौली से भरी चुनावी हुंकार। यूपी में गर्म होते चुनावी माहौल के बीच असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे यूपी के रुदौली। ओवैसी ने यूपी में मुसलमानों की दशा का जिक्र किया और यूपी की 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का फिर ऐलान किया। जब आप अपनी पार्टी को कामयाब करेंगे, अपनी दुआओं से, अपने वोट से और पार्टी के पाबंद डिसिप्लिन सिपाही बनकर आप मंजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। ओवैसी ने न सिर्फ यूपी की योगी सरकार बल्कि सपा और बसपा को भी निशाने पर लिया। झारखंड विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए अलग से कमरे का मामला अब बिहार पहुंचा। बिहार बीजेपी के नेता और विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा, बिहार विधानसभा में मिले हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए अलग कमरा। समुदाय विशेष के लिए तुष्टिकरण की नीति के तहत अगर नमाज रूम कहीं आप दे रहे हैं तो क्यों नहीं प्रार्थना रूम दीजिएगा, हनुमान चालीसा रूम क्यों नहीं दीजिएगा? देना पड़ेगा। विधानसभा के अध्यक्ष से बात करेंगे। दरअसल ये पूरा विवाद झारखंड से शुरू हुआ, जहां कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकार ने नमाज के लिए सदन में अलग कमरा दिया, जिसका विरोध रांची में कल बीजेपी ने भजन गाकर किया था। अब ये मामला बिहार पहुंच चुका है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर 1-2 दिन में विधानसभा अध्यक्ष से मिलकर हनुमान चालीसा के लिए मांगेंगे अलग कमरा। साफ है कि धर्म की राजनीति अब दूर तलक जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षक पर्व की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने शिक्षकों की तारीफ की, नई शिक्षा नीति के फायदे बताए। विद्यांजलि 2.0, निष्ठा 3.0, टॉकिंग बुक्स और यूएलडी बेस
ISL डिक्शनरी जैसे नए प्रोग्राम्स और व्यवस्थाएं लॉन्च की गई। SQAAF जैसी आधुनिक शुरुआत भी हुई है। मुझे पूरा भरोसा है कि ये न केवल हमारे एजुकेशन सिस्टम को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाएगी, बल्कि हमारे युवाओं को भी फ्यूचर रेडी बनाने में बहुत मदद करेगी। शिक्षक पर्व पर नई योजनाओं की शुरुआत की गई। शिक्षक पर्व आज 7 सितंबर से शुरू होकर 17 सितंबर तक चलेगा। देखिए कैसे बड़ा सा पुल यहाँ टूट गया है। हजारों किलो वजनी एक टैंकर पानी में बह रहा है। तस्वीरें उत्तराखंड के ऋषिकेश की हैं। यहाँ तेज बारिश की लहरों के उफान में रानी पोखरली पुल टूट गया, जिससे यहाँ आवाजाही पूरी तरह बंद हो गई है। बद्रीनाथ हाईवे के नरकोटा इलाके में भी एक पहाड़ से मलबा गिरकर पहाड़ी रास्ते पर आ गया। देखिए जब मलबा गिरा, ये तभी की तस्वीरें हैं। उत्तराखंड के ही जोशीमठ में बारिश के बाद हालत खराब है। यहाँ देखिए कैसे पहाड़ का मलबा नीचे गिर रहा है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के पास पागल नाला में ये मलबा गिरा। इस मलबे की वजह से यहाँ पास के 2 गांवों पर संकट मंडरा रहा है। उत्तराखंड में जाता हुआ मानसून अपनी पूरी ताकत दिखा रहा है। ऐसे में अगर आप पहाड़ों पर यात्रा कर रहे हैं तो सावधान जरूर रहें। ABP न्यूज आपको रखे आगे।